हेलो गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ऑपएम। इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों है? क्योंकि ये कुछ ऑपरेशंस कर सकता है। कौन सा? दिमाग का ऑपरेशन नहीं, दिमाग का ऑपरेशन नहीं, ये कर सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, राइट। तो ऑपएम एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो ये तो इसके एप्लीकेशंस हैं। ऑल्दो ऑपएम का इस्तेमाल हम लोग एक हाई गेन एम्पलीफायर की तरह भी करते हैं। क्या है इसका काम? हाई गेन एम्पलीफायर। मतलब ऑपएम एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसकी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। गेन का मतलब क्या होता है? गेन इज बेसिकली रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है उसको गेन कहा जाता है। तो एक ऑपएम की जो गेन होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑपएम देखो प्रैक्टिकली होता तो एक आईसी है, तो इस तरह की आईसी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? 8 पिन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है ऑपएम की, क्या लिखी है? एन ऑपएम इज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट डिजाइन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने जो टर्म लिखी है ना एक्टिव सर्किट एलिमेंट, इससे देख के कुछ याद आ रहा है? हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल में जो भी सर्किट एलिमेंट्स होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स, राइट। तो पैसिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स थे? जिन एलिमेंट्स को ऑपरेशन के लिए किसी भी तरह की बाइसिंग वोल्टेज की जरूरत नहीं होती, मतलब बाइसिंग वोल्टेज देने से या एडिशनल बाहर से वोल्टेज देने से उनके परफॉर्मेंस में कोई वेरिएशन नहीं आता, वो हमारे पैसिव एलिमेंट्स थे। कौन कौन से? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, याद आ रहा होगा कुछ कुछ। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से थे? कि जिनको ऑपरेशन के लिए, जिनको वर्किंग करने के लिए बाहर से वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जैसे बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी। समझ में आ गया कुछ कुछ? ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? इस तरह के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स, राइट। ऑपएम की जो आईसी नंबर होती है 740 होता है। इन केस अगर तुमसे कोई वाइवा में पूछ ले तो बता देना, ऑपएम अगर पूछते हैं तो 740 आईसी नंबर बता दोगे तो बहुत खुश हो जाएगा। पिन पूछ लेगा तो 8 पिन बता देना। ऑल्दो इसमें 8 पिन होते हैं पर 8 के 8 हमारे काम के नहीं होते। जैसे पिन नंबर 1, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 5, ये तीनों नकारा, आवारा और निहायती नाकामयाब है, मतलब इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। ऑल्दो हमारे जो पिन नंबर 2, 3, 4, 7 और 6 ये हमारे काम के हैं। तो 2 नंबर जो टर्मिनल है इसको कहा जाता है इन्वर्टिंग इनपुट, 3 को कहा जाता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 4 को कहा जाता है नेगेटिव वीसीसी या नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल, 7 हमारा पॉजिटिव वीसीसी या पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल और 6 पे हमारा है आउटपुट। अब ये नेगेटिव जो ये 4 नंबर पिन है इस पे हम क्या करते हैं? नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, जी सर, ठीक है। और 7 नंबर पे हम देते हैं पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे 5 पिन है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये नेगेटिव वोल्टेज कैसे देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज कैसे देते हैं उसको बाद में समझेंगे। पर अब ये समझो कि जैसे आपने बीजेटी के बारे में पढ़ा होगा कि अलग अलग इसमें कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इस तरह से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन थी ना। तो उसमें हमें बाइसिंग करनी पड़ती थी, एमिटर बेस जंक्शन, कलेक्टर एमिटर जंक्शन, इस तरह से हम बाइसिंग करते थे। तो वैसे ही एक ऑपएम को वर्किंग के लिए क्या चाहिए होती है? बाइसिंग देनी होती है। तो इस तरह से जो 7 नंबर पिन है इस पर हमें पॉजिटिव बाइसिंग देनी होती है, जबकि 4 नंबर टर्मिनल पे हमें नेगेटिव बाइसिंग देनी होती है। इसके बाद जो 2 नंबर पिन है दैट इज अवर इन्वर्टिंग इनपुट एंड थर्ड नंबर पिन इज अवर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड 6th इज अवर आउटपुट। अब ये इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब क्या है? देखो, जब हमारा इनपुट सिग्नल अगर हम इस 2 नंबर टर्मिनल पे दें तो क्या होगा? जो हमारी आउटपुट हो जाएगी वो हो जाएगी एम्पलीफाई और इन्वर्ट। मतलब जो हमारी आउटपुट है वो एम्पलीफाई तो होगी पर इन्वर्ट भी हो जाएगी। इन्वर्ट मतलब क्या होने का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है, इसीलिए इसको नेगेटिव सिंबल से दर्शाया गया। इसी तरह से जो हमारी पिन नंबर 3 है ये कैसी है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। मतलब जब अगर हम इनपुट इस वाले टर्मिनल पे दें, 3 नंबर पे दें, अब जो हमारी आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी? सिर्फ एम्पलीफाई होगी, इन्वर्ट नहीं होगी, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल किस पे हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, 2 पे दे रहे हैं या 3 पे दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी आउटपुट चेंज होती है। समझ में आया? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे तो आउटपुट इन्वर्ट हो जाएगी, नॉन इन्वर्टिंग पे देंगे तो आउटपुट इन्वर्ट नहीं होगी, राइट। हो सकता है कि जो हमारी इनपुट है हम दोनों पे दे दें। तो सपोज करो कि तुमने जो सिग्नल है हमारा, ये इस तरह का इनपुट सिग्नल है, वो तुमने 2 पे भी दे दिया एक सिग्नल, इसको मैंने बोला V1। थोड़ा सा यहाँ मिटा दो कहानी। चलो, तुमने क्या करा? इनपुट 2 नंबर पिन पे भी दे दिया एक इनपुट, इसको मैंने नाम दे दिया V1। और तुमने एक इनपुट कहाँ दिया? V2। सिग्नल जो दिया तो हमने 3rd पे दे दिया, राइट। अब जो हमारी आउटपुट होगी अब वो क्या होगी? अब जो तुम्हारी आउटपुट होगी वो होगी A इंटू में V2 माइनस V1। ए क्या है यहाँ पे? A इज द गेन ऑफ योर एम्पलीफायर,
यह ऑप एम्प की जो भी गेन है वो और इन दोनों का डिफरेंस, राइट। तो V2 माइनस V1 को कहा जाता है VD, डिफरेंशियल वोल्टेज, राइट। इसीलिए ऑप एम्प को एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहा जाता है, समझ में आया। क्योंकि जो इसकी मतलब जो इस ऑप एम्प का ये जो इनपुट है ये क्या होता है V2 माइनस V1, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स का डिफरेंस होता है, इसलिए इसे ऑप एम्प को एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहा जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। अब देखो पॉजिटिव बाइसिंग और नेगेटिव बाइसिंग दी कैसे जाती है। सपोज यहाँ पे ये हमारे दो बैटरीज हैं, तो सपोज करो ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है और नीचे भी एक 12 वोल्ट की बैटरी है। हम क्या करा कि एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, राइट, और बीच पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। ऐसा करने से होगा क्या कि इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे अगर हम वोल्टेज नापे ग्राउंड के रेफरेंस में तो हमें कितना मिलेगा, -12 वोल्ट, राइट। और ऊपर वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का, इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज नापे तो हमें क्या मिलेगा, +12 वोल्ट, और बीच में तो कॉमन है ही, राइट। तो इस तरह से हमें एक 12 वोल्ट का टर्मिनल मिल गया, एक -12 वोल्ट का टर्मिनल मिल गया। हमने क्या करा, प्लस वाला 7 नंबर पिन पे दे दिया, माइनस वाला 4 नंबर पिन पे दे दिया, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बाइसिंग की जाती है। डिफरेंशियल इनपुट का मैंने कॉन्सेप्ट समझा ही दिया कि जो पहली पिन है इस पे जो भी हमने सिग्नल दिया और दूसरी पिन पे जो भी हमने सिग्नल दिया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही हमारा इनपुट वोल्टेज की तरह काम करता है, जिसे डिफरेंशियल वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। आउटपुट जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंशियल वोल्टेज, मतलब V2 माइनस V1 इंटू में गेन ऑफ योर एम्पलीफायर, सही है सर। इसके बाद देखो अगर बाय अप्लाई की स्पेलिंग में रहते हैं, बाय अप्लाइंग KCL। अब देखो KCL अप्लाई करो इस सर्किट पे, ऑप एम्प के सर्किट पे, तो KCL क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सही है सर। तो यही कर दिया मैंने हमने। देखो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, ऑप एम्प में कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है, I1 एंटर कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है, I पॉजिटिव एंटर कर रहा है, I नेगेटिव एंटर कर रहा है, तो सारे इनकमिंग करंट दिखा दिया। और आउटपुट मतलब करंट कौन सा बाहर निकल रहा है, सिर्फ I0, ठीक है। तो इस तरह से KCL मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक ऑप एम्प, एक आइडियल ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स और एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। एक आइडियल ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिट होता है। अरे यार एक आइडियल ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिट होता है। तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है, देखो ऑप एम्प का जो सिंबल होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा सिंबल है, राइट। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टिंग इनपुट, पॉजिटिव का मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, राइट। इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है आइडियल का वो क्या बोल रहे हैं हम लोग, इन्फिनिट बोल रहे हैं। इन्फिनिट रेजिस्टेंस का होने का मतलब क्या है कि ये दोनों पोर्ट क्या है, प्लस और माइनस क्या है, इसी के बीच में तो इनपुट हम दे रहे हैं ना, यहीं पे तो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल हम यहीं पे देते हैं, तो इनपुट जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी यहीं पे मिलेगा। तो इन दोनों का जो ये जो हमारा ऑप एम्प है इसका जो इनपुट, आइडियल ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इन्फिनिट होता है। इन्फिनिट मतलब ओपन सर्किट होगा, राइट। देन इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट का ये जो टर्मिनल है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। 0 रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है, राइट। उसके बाद आउटपुट का जो गेन है, गेन क्या है हमारा ऑप एम्प का, आउटपुट का जो गेन है वो कितना है आइडियल ऑप एम्प का, इन्फिनिट है। अब देखो इन्फिनिट गेन का मतलब क्या है, ऑप एम्प का यहाँ पे देखो पीछे स्लाइड में मैंने क्या लिखा था कि जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, गेन इनटू में VD मतलब V2 माइनस V1, मतलब जो कि हम इसके इनपुट पे सप्लाई, इन दोनों का जो इनपुट दे रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली देखो जो हमारी आउटपुट है वो क्या है, इनपुट का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल, गेन टाइम्स मल्टीपल। जो इनपुट में जितना भी डिफरेंशियल सिग्नल दोगे, मतलब V2 माइनस V1 जितना होगा उसका कुछ मल्टीपल टाइम्स ही आउटपुट हो सकता है, 1 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 7 गुना, जितना भी है, ठीक है, कुछ मल्टीपल टाइम्स ही होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हमारी जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही है किस पे, इनपुट के वोल्टेज पे और गेन पे, राइट। अब हम क्या होता है, जैसे ऑप एम्प जो है एक बार तुमने बना दिया तो उसका गेन तो फिक्स हो गया, एक बार एम्पलीफायर तुमने बना दिया उसका गेन फिक्स हो जाता है, राइट। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिफरेंशियल वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज पे। तो एक चीज याद रखो कि एक सोर्स हमने पढ़ा था जब हम सर्किट नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे थे,
कौन सा सोर्स था वो? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसमें क्या था कि हमारा एक वोल्टेज सोर्स है जो डिपेंड करता है किसी दूसरे एलिमेंट के वोल्टेज पे, राइट। तो ऐसा कुछ था ना कि इसकी आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी, ई आउट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर वोल्टेज और सम अदर वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किसी इनपुट पे जो भी हम डिफरेंशियल वोल्टेज दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है, राइट। तो इसीलिए एक ऑप-एम्प की जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसको हम शो करते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स से। तो वो और उसकी वैल्यू क्या होती है, ए इंटू में वी डी। ए क्या है हमारा गेन, वी डी क्या है हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज। समझ में आया? तो आइडियल ऑप-एम्प में क्या होगा, आइडियल ऑप-एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो ओपन सर्किटेड होगा, मतलब इन्फिनिट होगा। ओपन सर्किटेड कैसे दिखाऊं, ऐसा समझ लो ये इन्फिनिट है, ठीक है, ये इन्फिनिट होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 हो गया। गेन इस तरह से दिखाते हैं। तो ये किसका है, आइडियल ऑप-एम्प का है। पर दुनिया में कोई भी चीज़ तो आइडियल है नहीं, और गेन की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट होती है, इन्फिनिट गेन। इन्फिनिट गेन का मतलब क्या है, ओपन लूप में अगर आप ऑप-एम्प को चलाओगे तो उसकी गेन इन्फिनिट होगी। ओपन लूप क्या चीज़ आ गई, अब याद करो कंट्रोल सिस्टम, वहाँ पे कुछ पढ़ा था हमने। जब हम आउटपुट का कुछ पार्ट वापस सिस्टम में दे दें, ये हमारी आउटपुट है, ये हमारी इनपुट है, ये हमारा सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, राइट। तो जब हम आउटपुट का कुछ पार्ट वापस इनपुट में भेज देते हैं उसे कहा जाता है फीडबैक, राइट। तो जब सिस्टम में फीडबैक नहीं होगा तो उसे सिस्टम, उस ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओपन लूप कहा जाता है, राइट। तो जब आप ऑप-एम्प को ओपन लूप मोड में चलाओगे, मतलब कोई भी फीडबैक नहीं दोगे, तो आइडियल ऑप-एम्प का जो गेन होता है वो इन्फिनिट होता है। इन्फिनिट का मतलब क्या हुआ, देखो कि इनपुट में तुम बहुत छोटा सिग्नल दो, कोई सपोज करो मैंने इतना छोटा सिग्नल दिया, राइट, स्टिल आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, इन्फिनिट वोल्टेज मिल रहा है, बहुत हाई वोल्टेज मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इसलिए दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, राइट। तो आइडियली एक ऑप-एम्प की जो ओपन लूप गेन है वो इन्फिनिट होती है, पर प्रैक्टिकली इन्फिनिट नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिकली उसकी कोई रेंज है। प्रैक्टिकली देखो ये सारी आइडियलिटीज खत्म कर देते हैं, चलो। तो ओपन लूप गेन किसी ऑप-एम्प की रेंज 10⁵ टू 10⁸ है। इनपुट रेजिस्टेंस की फाइनाइट वैल्यू आ गई 10⁵ इंटू 10⁵ टू 10⁻13 ओम हो सकती है। तो स्टिल ये जो वैल्यू है ये भी काफ़ी हाई है, छोटी तो ये वैल्यू भी नहीं है। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो 10 to 100 ओम, तो ये वैल्यू बहुत मिनिमम है इन कंपैरिजन ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको आइडियली 0 मान लेते हैं। सप्लाई वोल्टेज जो वीसीसी सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे 7 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल पर दे रहे थे वो 5 से 24 वोल्ट के बीच में होती है, राइट। प्रैक्टिकली जनरली 12 वोल्ट ही देते हैं हम लोग, -12 और +12। सही है, इतना समझ में आ गया? ओके। अब तुम में से किसी के मन में आई डोंट नो ये डाउट आया या नहीं आया कि फिर भी आप देखो कि अगर इनपुट पे मैं दे रहा हूँ 0.1 वोल्ट, राइट, और आउटपुट पे मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा। अगर मैं इनपुट पे 0.1 वोल्ट दूं तो आउटपुट में मुझे कितना वोल्ट मिलेगा। तो वी आउटपुट क्या था, गेन इंटू में वी आई, ठीक है। अब गेन देखो कितना है, 10⁵ इंटू में 0.1 वोल्ट। सोचो सोचो प्रैक्टिकली कितना हाई वोल्टेज हो गई, 10⁴ वोल्ट। समझ रहे हो कितना वोल्ट हो गया, 10,000 वोल्ट। इतना छोटा सा ऑप-एम्प है, ये देखो इसकी औकात दिख रही है तुम्हें 10,000 वोल्ट झेलने की, दिख रहा है छोटा सा पिद्दी सा, ये 10,000 वोल्ट झेल लेगा, नहीं झेल सकता ना। तो प्रैक्टिकली देखो हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट तो करी है, तो पर स्टिल ऑप-एम्प की एक औकात है जिसको कहा जाता है कि इसका प्रैक्टिकल गेन कितना होगा। तो प्रैक्टिकली गेन जो हो कर सकता है ना ये मैक्सिमम, तो एक इसका आता है पॉजिटिव सैचुरेशन, एक आता है नेगेटिव सैचुरेशन। मतलब प्रैक्टिकली ये अपने औकात के बाहर यहाँ तक नहीं जा सकता। पॉजिटिव सैचुरेशन में मैक्सिमम जा सकता है, नेगेटिव सैचुरेशन में नेगेटिव वोल्टेज मैक्सिमम जा सकता है, राइट। मतलब जब तुम टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दोगे तो जो हमारी आउटपुट होगी ओपन लूप मोड में पॉजिटिव सैचुरेशन में अगर गई तो मैक्सिमम कितनी जाएगी, जो भी तुमने बाइसिंग वोल्टेज दिया हुआ है। तो पॉजिटिव पे बाइसिंग वोल्ट सपोज 12 वोल्ट दिया है तो पॉजिटिव सैचुरेशन 12 वोल्ट पे हो जाएगा, वो 10,000 वोल्ट नहीं जाने वाला, 12 वोल्ट पे सैचुरेट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर तुमने जो हमारा इनपुट सिग्नल है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो नेगेटिव सैचुरेशन में चले जाएगा, तो मैक्सिमम -12 वोल्ट जा सकता है। तो ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सैचुरेशन होता है, राइट। समझ में है पॉजिटिव सैचुरेशन नेगेटिव सैचुरेशन का क्या मीनिंग है? ऑल राइट। अब देखो कुछ टेक्निक्स हैं, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऑप-एम्प से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए करने के लिए, ऑल्दो आएगा नहीं, ठीक है, तुम्हारे लेवल पे आएगा नहीं, बट स्टिल अगर आ जाए तो कर लेना, एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात है, ठीक है। जब भी किसी भी सर्किट में जब हम ऑप-एम्प का एनालिसिस करते हैं तो हम उसे ऑप-एम्प को आइडियल मान लेते हैं, ठीक है।
और तो दुनिया में कोई चीज़ आइडियल है नहीं, पर एनालिसिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम ऑप एम्प को आइडियल मान के चलते हैं, सिर्फ सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्यों? मान लो आसान हो जाता है सॉल्व करना, इसीलिए, बस, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, चलो। तो आइडियल ऑप एम्प का क्या होगा? ओपन लूप गेन इन्फिनिट होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगा, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये तीन हमें असम्पशन मान लिए जैसे ही हमने ऑप एम्प को आइडियल मान लिया। अब इसके साथ, आइडियल ऑप एम्प के साथ और भी दो चीजें माननी है। अब देखो, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है आपका? इन्फिनिट है। इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, तो तुमने देखो, अगर तुमने कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है, तो तुमने क्या किया? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को तो तुमने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तुमने क्या दे दिया? इनपुट सिग्नल दिया, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो प्लस माइनस लिखे है ना, प्लस का मतलब क्या था? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और माइनस का मतलब क्या था? इन्वर्टिंग टर्मिनल, राइट। तो इन्हीं को शो करने के लिए पी और एन यूज किया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना उससे। जस्ट इस नोड को शो करने के लिए वीपी, और इसको पी यूज किया हुआ है, और इस नोड को शो करने के लिए एन यूज किया हुआ है, राइट। तो जब देखो, तो आगे से मैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग नहीं बोलूंगा, पी और एन बोल दूंगा, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब देखो, जब तुमने इनपुट सिग्नल एन इस एंड नोड पे दिया, एन टर्मिनल पे दिया, तो होगा क्या? करंट फ्लो होना चाहिए था बेसिकली। यार यहाँ देखो ना, अगर तुमने यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई किया है, तो अगर प्रैक्टिकली कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ को इसको तुमने ग्राउंड कर रखा है, तो इसके बीच में करंट फ्लो होगा, राइट। पर आइडियल ऑप एम्प में क्या होगा? आइडियल ऑप एम्प में तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस तो इन्फिनिट है। इन्फिनिट रेजिस्टेंस होने की वजह से ऑप एम्प में जाने वाला करंट, ऑप एम्प के अंदर जो जाता है करंट, इस करंट को I1 बोल रहे हैं, यहाँ देखो, ऑप एम्प के अंदर जाने वाला करंट I1 था ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है आइडियल ऑप एम्प में? 0, राइट। और I2 में भी क्या होगी? 0। तो आइडियल ऑप एम्प में कोई भी करंट नहीं जाता है। तुम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दो या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दो, ऑप एम्प के अंदर जाने वाला करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। ये चीज समझ में आ गया? क्लियर है? तो I1 और I2 की वैल्यू 0। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल से जो करंट जा रहा था उसको मैंने I1 मार्क किया था, और इससे I1 ही था ना, ठीक है, हाँ। और नॉन इन्वर्टिंग से जो करंट जा रहा था वो था I2, ठीक है। तो I1 I2 की वैल्यू एक आइडियल ऑप एम्प में क्या होगी? हमेशा 0 होगी। इतना क्लियर है? उसके बाद दूसरा एक और चीज हमें याद रखनी है, द वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल इज इक्वल टू 0। मतलब VD जो हमारा होता है इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस का वोल्टेज, VD, इसको डिफरेंशियल वोल्टेज बोलते हैं, राइट। वो हमेशा क्या होता है? V2 माइनस V1, जो कि 0 के बराबर होता है। इससे क्या रिलेशन आया? V1 और V2 का जो वोल्टेज होगा हमेशा बराबर होगा, राइट। अब ये रिलेशन कैसे आया? ये जो कंक्लूजन है ये कैसे आया? देखो, यहाँ से आया। इसको समझने के लिए ये मैंने छोटी सी एक डेरिवेशन है उसको पेस्ट किया हुआ है, वो देखते हैं। देखो, ये हमारा एन नोड है और ये हमारा पी नोड है, राइट। अब देखो, आप क्या करो, यहाँ पे केसीएल लगा दो। तो इस करंट को नाम दे दो I1, इसको नाम दे देते हैं IF, राइट, हाँ। और इसको नाम दे देते हैं I, क्या बोलूं, 2 बोलते हो, ठीक है। अब देखो, I1 जो करंट है, मतलब इस इनपुट सोर्स से ऑप एम्प के अंदर जो जाने वाला करंट है, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या होगी? VI, यहाँ का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज क्या है? VI, ठीक है। अपॉन में देखो फॉर्मूला क्या होता है? सोर्स माइनस डेस्टिनेशन अपॉन में रेजिस्टेंस। ये होता है हमारा करंट का फॉर्मूला। किन्हीं भी दो किसी, ये आपका सपोज करो एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सपोज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R है। तो अगर इस सर्किट में मुझे करंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? V1 माइनस V2 अपॉन R। सोर्स जहाँ से करंट निकल रहा है, डेस्टिनेशन जहाँ पे करंट को जाना है, अपॉन में रेजिस्टेंस। ये होता है करंट का फॉर्मूला। ऐसे ही यहाँ पे निकालना है, ये करंट में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से निकला, इस नोड से करंट निकला, और इस नोड तक हमें निकालना है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? VI, इस नोड का वोल्टेज VI है ना, यहाँ का वोल्टेज VI है, और इस नोड का वोल्टेज को हमने नाम दे दिया VN। VI माइनस VN अपॉन में रेजिस्टेंस R1। इस करंट की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये जो हमारा करंट है ये किसके बराबर है? देखो, ये करंट है ऑप एम्प के अंदर जाने वाला करंट इनटू इस वाले रेजिस्टेंस में बाहर जाने वाला करंट। केसीएल है ना यार, सिंपल। I1 किसके बराबर है? ये I1 किसके बराबर है? ऑप एम्प में जो करंट जा रहा है
आई ओपैम लिख देते हैं प्लस में आई आर टू, सही है। इसको मिटाओ, इतना समझ में आया। अब देखो ओपैम का इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिट होने की वजह से अंदर जो जा रहा करंट उसकी वैल्यू तो हो गई जीरो। ये करंट जो हो गया, ये करंट जो आपका ओपैम के अंदर जो करंट जा रहा है इसकी वैल्यू है जीरो। क्यों? क्योंकि जो इनपुट रेजिस्टेंस है ओपैम का वो है जीरो। क्लियर? ये वाला करंट की वैल्यू ये थी। तो बचा कौन सा करंट? R2 में जाने वाला करंट, राइट। करंट के पास तीन ही रास्ते हैं ना, इनपुट सोर्स से निकला, एक करंट ओपैम के अंदर जा सकता है, एक करंट बाहर वाले रास्ते से जा सकता है, दो ही रास्ते हैं। तो ओपैम के अंदर तो करंट जाएगा नहीं, क्यों? आइडियल ओपैम का रेजिस्टेंस हमने इन्फिनिट माना है, तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू जीरो। ठीक है। अब दूसरा, यहां से आउटपुट टर्मिनल पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जाने वाला करंट हमें निकालना है। तो अगेन सोर्स माइनस डेस्टिनेशन अपॉन में रेजिस्टेंस, यही होता है करंट का फॉर्मूला। सोर्स नोड का जो सोर्स है यहाँ पे, वो जहाँ से करंट निकल रहा है जिस नोड से, कौन सा? एन नोड से निकल रहा है। एन नोड का वोल्टेज को मैंने नाम दे दिया वीएन माइनस, वीएन माइनस। ठीक है। डेस्टिनेशन का वोल्टेज कितना है? वी नॉट। तो यहाँ पे इसको आसान भाषा में लिखूँ तो वीएन माइनस वी नॉट अपॉन में रेजिस्टेंस R2। समझ में आया? अब वी नॉट की वैल्यू क्या थी? वी नॉट की वैल्यू याद करो क्या थी? वी नॉट की वैल्यू थी ए वीपी माइनस वी एन, यही था ना। V2, V2 वहाँ पे VP को हमने V2 लिखा था, VN को V1 लिखा था, सब वही चीज़ है। ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो ग्रुप में डाल देना, देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो ये हमने सिंपल KCL लगाया बाय यूजिंग KCL, KCL लगाया है बाय यूजिंग KCL। ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन हम लोगों को मिला। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके क्या करा, सिर्फ Vn को इकट्ठे ले लिया और बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड ले लिया। तो इसको सॉल्व करके देखना, यही टर्म आएगा, राइट। तो ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा ये कि आइडियल ओपैम हमने माना है, आइडियल ओपैम माना है। आइडियल ओपैम में अंदर जाने वाला करंट की वैल्यू जीरो थी, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिट था, राइट। तो और गेन भी क्या था? इन्फिनिट था। अब देखो यहाँ पे ये टर्म आ रहा है A इंटू R1 VP, A इंटू R1। ठीक है, इतना आ रहा है। तो जब गेन की वैल्यू हम इन्फिनिट मान रहे हैं तो उसके आगे ये तीनों तो बच्चे हैं। ऊपर में ये जो टर्म है ये गेन से मल्टीप्लाई कर दो, इन्फिनिट गेन से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो इन्फिनिट होगी, तो इन्फिनिट के आगे ये तो बच्चा हो गया। ऐसे नीचे वाले में R1 को हमने गेन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी इन्फिनिट है, तो उसके सामने R1 R2 तो बच्चे हो गए। समझ में आया? अब यार ये अखिल है, ठीक है, इसके पास 1 लाख रुपए है, चलो मान लिया। और ये अंबानी है, इसके पास कितने रुपए हैं? तो इसकी गेन तो इन्फिनिट है ना, तो इसके सामने तो बच्चा है, तो इसके नहीं गिन रहे, हम गिनती ही नहीं कर रहे, राइट। तो जब हमारी गेन इन्फिनिट है तो उसके आगे सब हटा दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म वैनिश हो गई, राइट। बचा क्या? AR1 VP AR1, AR1 से AR1 कट गया तो बचा क्या? VN इज इक्वल टू VP, या फिर V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 V। तो यहाँ से वो रिलेशन आया V1 इज इक्वल टू V2 वाला। आई होप ये चीज़ क्लियर आई होगी। ठीक है। किसी को डाउट होगा तो ग्रुप पे डाल देना, नहीं डाउट है, नहीं पूछना है तो बस मान लो कि I1 और I2 मतलब ओपैम में जाने वाला करंट हमेशा जीरो मानना है आइडियल ओपैम में, और V1 V2 का वोल्टेज हमेशा जीरो होगा, या फिर VP VN, V1 V2 कह लो, VP VN कह लो, बात बराबर है। समझ में आया? तो ये दोनों रिलेशन आइडियल ओपैम के लिए याद रखनी है। ये दो रिलेशन है और ये तीन प्रॉपर्टीज है, ओपन लूप गेन इन्फिनिट, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमें आइडियल ओपैम्प के बारे में पता होनी चाहिए। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, ये आपका आउटपुट है। आउटपुट को मैंने क्या करा, आउटपुट से एक रेजिस्टेंस लगा दिया इनपुट पे, तो ये चीज़ क्या है? फीडबैक। समझ में आया? जब आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस इनपुट पे दे देते हैं उसे कहा जाता है फीडबैक। अब देखो फीडबैक जो होता है ना वो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। ओपैम में इतनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पर पेपर में इतनी सारी चीज़ें आएंगी नहीं, नोट्स में जितना दिया है, नोट का ओपैम का नोट मैंने तुम्हें भेजा हुआ है,
तो उतना वैसे सफिशिएंट है, पर नॉलेज के लिए इतना मतलब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो पढ़ लोगे तो काम है, क्या पता पेपर में कुछ आ ही जाए अच्छा, राइट। वरना लास्ट में एक समरी वाला पेज कराऊंगा तो उतना पढ़ के जाना ओपैम में, उसी को बड़ा चढ़ा के लिख लेना, हो जाएगा। ओपैम में आपके सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है। ओके, तो फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। अब देखो किसी को पॉजिटिव फीडबैक दो, मतलब उसकी बहुत तारीफें करो, तो क्या होगा, हवा में उड़ने लगेगा, कुछ ज्यादा ही पहुंच जाएगा, सैचुरेशन में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ओपैम को जनरली पॉजिटिव फीडबैक में नहीं चलाया जाता। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, तुम्हारा दोस्त है, गाली दो तो उस औकात में रहेगा अपनी, ठीक है, काम अच्छा करेगा, गाली देते रहो टाइम टू टाइम, तभी कुछ हो सकता है। चढ़ा के रखोगे, हमेशा तारीफ करके रखोगे, तो फिर सैचुरेशन में चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। तो दोस्तों को नेगेटिव फीडबैक दो, गालियां दो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है, जब वो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट होता है, आउटपुट जब इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट होता है, यानी इस नेगेटिव वाले से कनेक्ट होता है, तो इसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक, राइट। तो ओपैम को जनरली हम नेगेटिव फीडबैक में ही डिस्कस करेंगे, जो हमारा कोर्स है उसमें जनरली नेगेटिव फीडबैक में ही चलाया जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक में चलाने का फायदा, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो पहला फायदा ये होता है कि जो गेन है वो हमारी कंट्रोल रहती है, हमारा जो ओपैम है वो सैचुरेशन में नहीं जाता। सैचुरेशन में नहीं जाने, क्यों नहीं जाना चाहिए सैचुरेशन में, देखो इनपुट सिग्नल हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तुम ओपन लूप गेन में चला दो, तो इससे होगा क्या कि तुम्हारा ओपैम जो है ना, वो जब सिग्नल को पॉजिटिवली एम्पलीफाई करेगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव कर देगा, जब नेगेटिव एम्पलीफाई कर देगा तो नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव कर देगा। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, तुम्हारा क्लिप हो रहा है सर्किट, सिग्नल क्लिप हो रहा है। एक्चुअल सिग्नल तो हमारा साइनसॉइडल था, पर जब 12 वोल्ट के बाद तो उसको नहीं कर सकते ना एम्पलीफाई, तो क्लिप होता है, सिग्नल हमारा खराब हो जाता है। इसीलिए हम सैचुरेशन में अपने ओपैम्प को नहीं चलाना चाहते, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे कि इनपुट सिग्नल जो है हमारा, ये वी आई, ये कितना है, 0.5 वोल्ट है, राइट। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इन द 10 किलो ओम रजिस्टर, यानी ये जो करंट है ये निकालना है, आई, सही है। चलो निकाल लेते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है। कैसे निकालेंगे, अब देखो एक चीज समझो, ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारी इसको नेगेटिव फीडबैक, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, राइट। नेगेटिव फीडबैक सर्किट की पहचान क्या है, पहली पहचान तो ये है नेगेटिव फीडबैक सर्किट की कि हमारा जो हमारी फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, राइट, और हमारा इसमें मतलब जब भी नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा तो उसमें सिर्फ पैसिव एलिमेंट लगेगा। पैसिव एलिमेंट मतलब रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर, यही तीन लगेंगे, तब भी नेगेटिव फीडबैक कंसिडर होगा, राइट, इतना समझ लो। उसके बाद देखो क्या करा कि जब भी रेजिस्टेंस आउटपुट और नेगेटिव या इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में कनेक्ट होता है, तभी हमारा नेगेटिव फीडबैक होगा। ये चीज हमें इंश्योर करनी है, राइट। अब देखो जो तुमने इनपुट है, हमारा इनपुट कहाँ पे लगाया हुआ है, इनपुट भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया हुआ है, पिन नंबर, ये देखो पिन नंबर 2 पे लगाया हुआ है। पिन नंबर 2 क्या था हमारा, इन्वर्टिंग इनपुट था, राइट। तो जब हमारा ओपैम्प इन्वर्टिंग मोड में चलता है तो उसका जो गेन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, RF अपॉन में R1। RF मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 मतलब जो हम इनपुट के साथ रेजिस्टेंस लगाते हैं। और नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमारा जो हमने इनपुट सिग्नल किस पे दिया हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। तो ये हमें याद रखनी है, जब हमारा ओपैम्प क्या होगा, गेन ऑफ ओपैम्प व्हेन इन्वर्टिंग मोड, व्हेन यूज्ड इन इन्वर्टिंग मोड, ठीक है। मतलब हमने ओपैम्प को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह जो यूज कर रहे हैं, हमारा जो इनपुट सिग्नल है जब हम वो क्या कर रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी जो ओपैम्प की गेन है उसका फॉर्मूला है RF अपॉन R1, नेगेटिव RF अपॉन R1। तो हमारी जो गेन है वो कितनी आ गई, RF फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है, 25 किलो ओम, और R1 कितना है, 10 किलो ओम, किलो से किलो कट गया, तो गेन की वैल्यू होगी -2.5, सही है। आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, गेन इनटू में इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट वोल्टेज, राइट। तो इनपुट में हमारा जो VI है वो कितना है, वो 0.5 वोल्ट है। तो देखो हमारा आउटपुट कितना है, 1.25 वोल्ट। इनपुट सिग्नल कितना दिया था, 0.5 वोल्ट। तो अब ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, RF अपॉन R1। तो RF की वैल्यूज को चेंज करोगे, जितनी हाई कर दोगे, R1 की वैल्यू जितनी कम होगी, तो गेन हमारी उतनी कंट्रोल हम लोग
कर सकते हैं। आर एफ अपन आर वन का रेशियो कंट्रोल करके हम हमारी गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, अब देखो करंट थ्रू 10 किलो ओम रजिस्टर। तो अभी तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कैसे करंट निकाला जाएगा। सोर्स, डेस्टिनेशन अपॉन में रेजिस्टेंस। यहाँ का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए वी एन, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए वीपी। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था वी एन इज इक्वल टू वीपी होता है। वीपी को हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। समझ में आया? तो वी एन की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 0 है। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ का वोल्टेज कितना है, वी आई है। वी आई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो बस वही लगाया। तो करंट कितना है, सोर्स का वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन का वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। सोर्स का वोल्टेज 0.5, डेस्टिनेशन का वोल्टेज 0 अपॉन में रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पेयर आ गया। सही है सर? ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो पेपर में वैसे आएगा नहीं, आएगा तो न्यूमेरिकल कर देना, सिंपल सा है। तो ओपैम के एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ओपैम को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ओपैम को जब हम एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या होगा कि जो हमारा इनपुट है वो हम किस पे देते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं, राइट। और हमने जो फीडबैक दिया है वो क्या है, इन सारे कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा फीडबैक है वो कैसा है, नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि आउटपुट से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इस तरह का जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नेगेटिव फीडबैक होगा। तो जब हम ओपैम्प को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं तो हमारे जो आउटपुट का फॉर्मूला है वो क्या है, R2/R1, R2 या RF कह लो, ठीक है। जब हम इनपुट सिग्नल जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे तो ओपैम्प को हम कहेंगे कि हम इसे एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं, राइट। तब जो हमारी गेन होगी वो क्या होगी, 1+R2/R1, राइट। R2 क्या हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 क्या इनपुट रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो हमने एडिशनल रेजिस्टेंस लगाया है इनटू VI। क्लियर है? तीसरे टाइप से हम जो एम्पलीफायर इस ओपैम्प को यूज कर सकते हैं वो है वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। वोल्टेज फॉलोवर सर्किट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इनपुट है वो तो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट फीडबैक दे देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट की वोल्टेज होती है वो सेम होती है, राइट। याद करो कि एक बफर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा था मशीन्स में। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज को सेम रखते हैं, बट वो दोनों पार्ट को एज इन आइसोलेटर की तरह काम करना होता है। तो ऐसे ही एक वोल्टेज फॉलोवर सर्किट होता है, वो भी यही करता है कि दो स्टेजेस के बीच में एक बफर बनाता है, मतलब दो स्टेजेस के बीच में एक क्या बोलो, एक आइसोलेशन पार्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का जो भी सपोज आउटपुट वोल्टेज है, अगर मुझे वो सेकंड पे देना है तो उसके बीच में एक बफर लगा दिया जाता है। तो जब भी सपोज करो कि किसी वजह से फर्स्ट स्टेज में कोई फॉल्ट है और इसे हटाना है तो आपको बस क्या करना है, इस ओपैम्प का बाइसिंग हटा दो तो फर्स्ट स्टेज अपने आप हट जाएगी, राइट। तो ये वोल्टेज फॉलोवर का एप्लीकेशन है। उसके बाद जो ओपैम्प है उसे हम एज अ एडर, जब मैंने बताया था ना कि ओपैम्प कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे ऑपरेशन कर सकता है, राइट। तो जब हम ओपैम्प को इस तरह कनेक्शन में लगाते हैं तो वो एक एडर सर्किट की तरह काम करता है, जिसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड कर रही है, देखो फर्स्ट वोल्टेज RF, फर्स्ट वोल्टेज का गेन, सेकंड वोल्टेज, थर्ड वोल्टेज, ठीक है। तो RF अपॉन R1 फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन R1। सेकंड वोल्टेज के लिए गेन क्या आएगी, इस सेकंड इनपुट सिग्नल के लिए जो गेन होगी RF अपॉन R2, थर्ड इनपुट के लिए जो गेन होगी RF अपॉन R3। इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे आउटपुट टोटल तीनों का देखो एडिशन होकर आ रही है, इसलिए इसे समर कहा जाता है, राइट। ये याद रखो कि जो इनपुट है तीनों का कहाँ पे दे रहे हैं हम, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। समझ में आया? अब सेम एम्पलीफायर को अगर हमें डिफरेंस एम्पलीफायर यानी सब्ट्रैक्टर सर्किट की तरह यूज करना है तो देखो क्या करते हैं, एक सिग्नल हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे या इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। दूसरा जो सिग्नल हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, राइट। और ये जो हमारे फीड अब जो हमारी आउटपुट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, V2-V1 और रेशियो होगा R2/R1। समझ में? तो अगर हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो हमारे जो सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सब्ट्रैक्टर सर्किट की तरह हो जाएगी, डिफरेंस सर्किट की तरह हो जाएगी, डिफरेंस एम्पलीफायर। सही है? आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये पूरी कहानी का सार है, मतलब अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी उसमें से आपको क्या याद रखनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस ये कवर कर लिए तो आपका ओपैम्प क्लियर हो गया। आपको ओपैम्प में पेपर में क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर पेपर में आए ना ओपैम्प तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिखनी है, ये सारे प्रोसेसेस लिखने हैं, ये पिन डायग्राम बना देना है
और ये सर्किट डायग्राम, ये उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, राइट। आइडियली जब सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं तो ये प्लस और ये माइनस जनरली दिखाते नहीं जब नॉर्मल सर्किट बनाते हैं, तो बट तुम बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। उसके बाद ये तीनों प्रॉपर्टी, ये टिपिकल वैल्यूज का रेंज का याद रख सकते हो, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट नॉन आइडियल का बना सकते हो। हाँ, ये प्रॉपर्टीज ओपन लूप, अभी लास्ट टेबल से ही पता है हमें, ओपन लूप आइडियल एम्पलीफायर की जो ओपन लूप गेन होती है इन्फिनिट होती है, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, 0 होता है, राइट। ओपैम्प में जाने वाला करंट, ओपैम्प में जाने वाला करंट हमेशा 0 होगा, और ओपैम्प के ये जो दोनों टर्मिनल है VN और VP, इनका वोल्टेज हमेशा बराबर होगा, राइट। तो बराबर होने की वजह से एक टर्मिनल को तो अर्थ कर देते हैं जनरली, तो ऐसा करने की वजह से जो हमारा V1 और V2 है जनरली 0 रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि एक टर्मिनल को दोनों एक दूसरे के बराबर है और एक को तुमने अर्थ कर रखा है, इसलिए वो 0 है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल है, ये याद नहीं करना है, ओके। ये टेबल समराइज कर लेना है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह कब ओपैम्प काम करेगा, जब हम इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब जब इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे हम इनपुट देंगे, नॉन इन्वर्टिंग में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देंगे। वोल्टेज फॉलोवर में जो हमारे फीडबैक है वो डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और इनपुट देंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, राइट। समर सर्किट की तरह काम करता है। तो तीन अलग अलग वोल्टेज लेंगे, V1 V2 V3, एक रेजिस्टेंस के थ्रू तीनों को ऐड करके कहाँ पे दे देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, राइट। इस तरह के सर्किट का टोटल आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडिविजुअल सोर्स के लिए जो भी गेन होगी RF अपॉन में R1, RF अपॉन R2 और RF अपॉन R3 और तीनों का वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन, राइट। इंडिविजुअल का गेन, यही हमारा क्या, इंडिविजुअल का गेन्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और यही हमारे समर सर्किट की आउटपुट होती है। ऐसे ही डिफरेंस एम्पलीफायर की जो आउटपुट क्या होती है, R2 बाई R1 मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस वोल्टेज V2 में V1। तो ये आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हमने सीखे ओपैम्प में, कि ओपैम्प जो होता है एक हाई गेन एम्पलीफायर होता है, जिसको जो प्रैक्टिकल ओपैम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस काफी कम होता है, राइट। एक ओपैम्प जो है इसकी जो गेन है वो डिपेंड नहीं करती कि आप उसको DC दो या AC दो या कोई दूसरा टाइम वेरिंग सिग्नल दो, इसकी जो गेन है हमेशा हाई ही रहती है, राइट। आइडियल ओपैम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिट होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है और गेन जो होती है इन्फिनिट होती है फॉर एन आइडियल ओपैम्प, राइट। और दूसरे हमने पांच क्वालिटीज एक आइडियल ओपैम्प के लिए देखी थी, तो 3 क्वालिटीज तो ये होगी। चौथी क्वालिटीज क्या है कि दोनों इनपुट टर्मिनल्स का जो करंट होगा वो 0 होगा और दोनों इनपुट टर्मिनल्स का जो वोल्टेज होता है VP इज इक्वल टू VN होता है, राइट। तो ये 5 क्वालिटीज हमें याद रखनी है। एक जब आउटपुट पे यही सारी टर्म्स ही है यार, जब हमारा जो सिग्नल है हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, राइट। तो जब हमारा ओपैम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है तो जो हमारी आउटपुट होती है वो नेगेटिव आती है, RF बाई R1 इंटू में VI, राइट। और एक नेगेटिव का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। पॉजिटिव में हमारी जो गेन होती है वो 1 प्लस RF अपॉन R1 इनपुट में VI होती है, तो वहां पे पॉजिटिव का साइन होता है, राइट। क्योंकि 1 तो वैसे ही बहुत छोटी वैल्यू, तो RF अपॉन R1 ही कंसिडर कर रहे हैं। वोल्टेज फॉलोवर सर्किट में जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर ही होती है, राइट। समिंग एम्पलीफायर में सम होता है, डिफरेंस एम्पलीफायर में डिफरेंस होता है। ओपैम्प को हम कास्केड की तरह यूज कर सकते हैं बिना इसके इनपुट आउटपुट के रेजिस्टेंसेस को चेंज किए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओपैम्प के लिए जिससे आपको याद रखना है। फाइनली अब हम एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किन किन एप्लीकेशंस के लिए ओपैम्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम ओपैम्प का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग कंप्यूटर्स, लेवल शिफ्टर, फिल्टर्स, कैलिब्रेशन सर्किट्स, इन्वर्टर्स, समर्स, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, सबट्रैक्टर, लॉगरिथम एम्पलीफायर, कंपैरेटर, गायरेटर, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर, रेगुलेटर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, क्लिपर। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, जितने याद हो पेपर में लिख देना, ठीक है। तो आई होप ओपैम्प का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मिला होगा, ओपैम्प कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फीचर हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।